हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 2.3 समबडीज मदर करेंगे। पहले हम वार्म अप कर लेते हैं। समबडीज मदर का मतलब क्या है? किसी की माँ। समबडीज मतलब किसी की। ओके, समबडीज मदर। अभी वार्मिंग अप में क्या एक्सरसाइज दिया है हमें? रीड द फॉलोइंग प्रोवर्ब दैट हैज अ बिब्लिकल रेफरेंस। इधर एक प्रोवर्ब के बारे में बात किया है। प्रोवर्ब मतलब इज लाइक अ सेइंग। प्रोवर्ब एक सेइंग है, ठीक है। सेइंग जैसे कोई ज्ञानी बात, ज्ञान वाली बात जिससे हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है। ओके, तो बिब्लिकल रेफरेंस लिखा है इधर। इसका मतलब क्या है? बिब्लिकल मतलब बाइबल, जो होली बाइबल है, जो यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं, वो जो बाइबल पढ़ते हैं उसमें से ये वाक्य निकाला गया है। दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द होली बाइबल, द बाइबल दैट द Christians, the believers in Jesus Christ read. That is called anything taken from there is called biblical. Okay, this has been taken from the Bible and therefore it is called a biblical reference. Okay, so this particular verse was spoken by Jesus Christ himself. He was the Son of God who came down to this earth for mankind. According to the Bible, he died for our sins, he was buried, and he rose again on the third day. So he was the holy Son of God. So this Son of God said something that is very necessary for our daily living. तो ये जो परमेश्वर के पुत्र थे यीशु मसीह, उन्होंने कुछ तो एक बात बताई थी जो हमारे जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है वो स्टेटमेंट? डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। इसका मतलब क्या है? आप दूसरों के साथ वो करिए जो आप चाहेंगे कि वो आपके साथ करे, है कि नहीं? हम सब चाहते कि लोग हमारे साथ बहुत अच्छी व्यवहार करें, लेकिन हम अपने व्यवहार को देखते नहीं है कि नहीं? हमें लगता है कि हमारा व्यवहार कैसा भी हो, हम कैसे भी किसी के साथ बिहेव करें, आगे वाला हमारे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, इज़न्ट इट? वी वॉन्ट दैट अदर्स शुड बिहेव वेरी वेल विद अस, बट वी डोंट बॉदर अबाउट हाउ वी बिहेव विद पीपल. So that is not right. So what is this proverb telling us? It is telling us to do unto others as you would have others do unto you. Okay, so abhi this sentence spoken by the Lord Jesus has been modified into many different ways to convey the same message. Okay, so now you're told to find at least 5 other proverbs, axioms or quotations. ठीक है, proverbs या हो सकते हैं, axioms भी हो सकते हैं, quotations भी हो सकते हैं. ये क्या होते हैं हम आपके वर्कशॉप में देखेंगे. हाँ, proverb क्या होता है, axiom क्या होता है, quotation क्या होता है. Okay, which convey the same message. मतलब ये जो बाकी हम देखने वाले हैं, they also convey the same message. Okay, and what you have to do, you have to take the internet or your dictionary and find these proverbs. So I have helped you out here. So let me tell you some of these proverbs. One is what goes around comes around. इसका मतलब क्या है? लाइफ इज लाइक अ सर्कल, हमने पढ़ा था. हाँ, लाइफ इज लाइक अ सर्कल, जो हम करते हैं वो हमारे पास वापस आता है ना. तो दिस इज लाइक दैट. आप जो करेंगे वो आपके पास वापस आएगा. मतलब तो वही निकलता है ना, वॉट यू डू अनटू अदर्स, you do unto others as you would have others do unto you. So what goes around, जो आप भेजते हैं वही आपके पास वापस आएगा. ओके, तो अच्छा भेजेंगे तो अच्छा आएगा, बुरा भेजेंगे तो बुरा आएगा. सेकंड क्या है? एज यू सो सो शैल यू रीप. इसका मतलब क्या है? जैसे आप बोएंगे वही आप फसल काटेंगे, है कि नहीं? इसका क्या मतलब है? हम जब खेत में किसान बीज बोता है, तो अगर वो राई का बीज बोएगा तो क्या उसमें से धनिया पत्ता निकलेगा? नहीं ना, राई के बीज से राई निकलता है, करेक्ट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इफ यू सोड अ मैंगो सीड, will an apple plant start sprouting? No, na, it will sprout a mango plant. Okay, trees that start off with a plant and then they become a tree. Okay, the seeds, they become plants and then they become trees. So what you sow in your life, that is what you will reap. आप जो बोएंगे वही आप फसल काटेंगे. ठीक है, उसका मतलब भी वैसे ही निकलता है. फिर थर्ड क्या है? The evil you do remains with you. आप जो बुरी चीजें करते हैं वो आपके साथ रहेंगी. The good you do comes back to you. लेकिन आप जो अच्छी चीजें करेंगी वो आपके पास वापस आएंगी. ठीक है, तो आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वो गलत आपके पास ही रह जाता है. आपको ही तकलीफ, आपको ही नुकसान होता है. लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करेंगे ना,
तो आगे वाले के पास तक पहुंचता है और वो वापस भी आता है कि नहीं? सो वॉट यू डू, द इविल यू डू रिमेन्स विथ यू. इफ यू डू गुड, if you do evil, it will remain with you. It will not go anywhere. It will trouble you. But if you do good, it will come back to you someday. Yes. Now, fourth, life is an echo. echo क्या होता है? हम कभी कभी कोई ऐसे स्पॉट्स में जाते हैं, जैसे पहाड़ में कोई कोई स्पॉट रहता है जहाँ पर अगर आप आवाज़ निकालोगे तो वो आवाज़ वापस आपके पास आती है ना, उसको एको कहते हैं. मतलब कोई खाली रूम में भी अगर एकदम खाली रूम होगा, आप हॉल होगा कोई, तो आप जोर से आ करके चिल्लाएंगे तो वही आवाज़ वापस आती है. अगर आप अपना नाम लेके चिल्लाएंगे तो आपका नाम आपको गूंज के वापस आता है, गूंजना. तो एको, लाइफ इज एन एको, वॉट यू सेंड आउट कम्स बैक. तो अगर आप मियाओ बोलेंगे तो मियाओ सुनाई देगा. अगर आप बोलेंगे गुड तो गुड 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 करके ही एको आता है. बैड 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 एको नहीं आता. गुड बोलेंगे तो गुड एको आता है, बैड बोलेंगे तो बैड एको आता है. मतलब वो वर्ड जो आपने मुंह से निकाला वही वर्ड आपको वापस सुनाई देता है. ठीक है, कोई और वर्ड नहीं सुनाई देता. तो लाइफ इज लाइक एन एको, व्हाट यू सेंड आउट. आप जो अपने मुंह से जो शब्द निकालेंगे वही आपके पास वापस आता है. वैसे ही आपने लाइफ से जो चीजें अपनी ओर से बाहर की तरफ निकालते हैं वही आपके पास वापस भी आता है. अभी आपका काम है एक खुद से भी निकाल के देखो. डू इट योरसेल्फ. ओके, one proverb you find out yourself which has the same meaning as this one. Now let's go to the second exercise. Study the following sets of words. ठीक है, सेट ए क्या है? प्लीज्ड, हैप्पी, जॉयफुल, एक्सटैटिक. सेट बी क्या है? लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ. इसमें कुछ देख रहे हैं क्या हो रहा है? प्लीज मतलब आप खुश हो गए, हैप्पी मतलब बहुत खुश, जॉयफुल मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, एक्सटैटिक मतलब बहुत ही ज्यादा खुश. तो ये एक ग्रेडेशन दिखा रहा है, कम से ज्यादा. इधर भी देखो, लेटर, लेटर क्या है? जैसे हमारे ABCD लेटर है. वर्ड क्या है? ABCD, A to Z में जो लेटर्स है, A to Z हमारे लेटर्स है. वर्ड A to Z में से जो लेटर्स को हम इधर उधर से जो पिकअप करके जो वर्ड्स बनाते हैं, दैट इज वर्ड. फिर बहुत सारे वर्ड्स को लेके हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक पैराग्राफ बनते हैं. तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया. ओके, the words in these sets are arranged in an ascending order, each word showing a higher degree than the previous one. जो ये वर्ड इससे हायर है, ये वर्ड इससे हायर है, ये वर्ड इससे हायर है. ओके, नाउ रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. अभी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए, इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. अडल्ट, हमने शेक्सपियर की स्टोरी में पढ़ा था ये. तो अडल्ट, एजेड, इन्फेंट, यूथ. पहला क्या आना चाहिए? इन्फेंट ना, बेबी. फिर उसके बाद क्या होता है? जवान हो जाता है, यानी कि यूथ. फिर होता है अडल्ट, मतलब कि वो मैच्योर अडल्ट बन जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है. तो क्या आएगा सीक्वेंस? इन्फेंट, यूथ, अडल्ट, एजेड. अभी इसमें कोल्ड, फ्रीजिंग, कूल, चिल. तो इसका ग्रेडेशन क्या है? कूल, कोल्ड, चिल एंड फ्रीजिंग. ओके, फिर इसमें ब्राइट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, जीनियस. ओके, फिर इसमें आप खुद से ट्राई करो. ठीक है, माउंटेन, पीक और समिट. माउंड या हिल. माउंड मतलब जो छोटा सा ऐसा मिट्टी का ठेला टाइप रहता है ना, उसको माउंड कहते हैं. हिल उससे थोड़ा बड़ा होता है. उसके बाद माउंटेन मतलब पहाड़, और पीक मतलब एकदम ऊपर. तो आप सोचिए क्या कैसा सीक्वेंस बनाना. ओके, एक तो कोशिश करो अपने आप. अभी प्रिपेयर सिमिलर वर्ड चेंज यूजिंग द फॉलोइंग आइडियाज. जैसे हमने यहाँ पर वर्ड चेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर देखे ना, वैसे हमको इसके भी करना है. मैंने आपको करके दिखाया है क्योंकि शायद आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, लेकिन अगर आपके पास और भी कोई वर्ड्स है इसके बीच में डालने के लिए तो जरूर डालो. रेन के लिए ड्रिजल. ड्रिजल मतलब एकदम हल्का सा बारिश जो स्टार्टिंग में होता है, 4-5 बूंदे गिनती रहती है. शावर मतलब फिर शावर कैसे पानी थोड़ा एक ही पेस में गिरने लगता है. फिर डाउनपोर मतलब बहुत जोर से बारिश होने लगती है. फिर थंडर स्टॉर्म मतलब बहुत जोर का थंडर और लाइटनिंग के साथ जो बारिश हो जाती है उसको थंडर स्टॉर्म कहते हैं. विंड, ब्रीज, फिर ब्लो होने लगता है. फिर गस्ट मतलब जोर जोर की हवा बहने लगती है. स्क्वॉल मतलब एकदम जोर की एकदम वायलेंट टाइप, मतलब ऐसे डराने वाली टाइप की एक हवा बहने लगती है, उसको स्क्वॉल कहते हैं. ठीक है, फिर वार्म, हॉट, स्कॉर्चिंग, स्कैल्डिंग. स्कॉर्चिंग मतलब आप टच करेंगे तो आपका स्किन जलेगा, लेकिन स्कैल्डिंग मतलब आपका स्किन निकाल देगा. ठीक है, पूल, पॉन्ड, लेक, रिवर. बिग, लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस. स्मॉल, मीडियम, बिग, लार्ज. ओके, अभी हम ज्यादा लेसन की ओर. बहुत ही अच्छा लेसन है, आप सबके लिए भी बहुत ही सीखने वाली बात है इसमें. क्या है इस लेसन? समबडीज मदर, किसी की माँ.
ओके, ध्यान से सुनो, मेरे साथ पढ़ो। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे। जो जो जिस एक औरत के बारे में बात कर रहा है इधर, द वुमन, हाँ, वॉज ओल्ड मतलब वो बुढ़ी हो गई थी, रैगेड मतलब वो उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने थे, एंड ग्रे, ग्रे का मतलब क्या है, सफेद बाल आ जाते हैं ना, उसको ग्रे कहते हैं। ओके, द वुमन वॉज ओल्ड, शी वॉज वेयरिंग ओल्ड एंड टोन क्लोथ्स एंड she was graying, she had white hairs on her head, that means she was an old lady. Okay, and bent with the chill of a winter's day, bent मतलब झुकी हुई थी, with the chill मतलब ठंडी से, winter's day मतलब ठंडी का मौसम था, तो ठंडी के मौसम के ठंडी की वजह से वो झुकी हुई थी, है ना, बुढ़ी भी थी और ठंडी लग रही थी, उसके कपड़े भी फटे थे, तो शी वॉज फीलिंग कोल्ड एंड शी वॉज बेंट विद द कोल्ड. The streets were white with a recent snow, and the woman's feet with age were slow. जिस सड़क पे वो खड़ी थी, वो सड़क पे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्नो हुआ था, तो इसलिए वो जो बुढ़ी लेडी थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि क्या स्नो में फिसल सकते हैं ना रोड के ऊपर, तो शी वॉज केयरफुल, तो इसलिए, और ऊपर से वो बुढ़ी भी थी तो बहुत स्लो चल रही थी. ओके, एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग. ठीक है, एक क्रॉसिंग के पास खड़ी थी. क्रॉसिंग मतलब कहाँ, जहाँ पर हम लोग वेट करते हैं ना सिग्नल के पास, दूसरे एक साइड से दूसरे साइड पार करने के लिए, क्रॉसिंग करने के लिए वी वेट समटाइम्स नियर द सिग्नल. ओके, एट दैट जंक्शन शी वॉज वेटिंग, शी वेटेड लॉन्ग मतलब बहुत देर से खड़ी हुई थी. जॉसल्ड असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग. जॉसल्ड मतलब लोग उसको धक्का दे रहे हैं. हम लोग भी बहुत बार ऐसे हमने देखा है कि लोग ना ध्यान नहीं देते, बुढ़ा है कि जवान है कि छोटा बच्चा है, ऐसे ही धक्का दे के चलते हैं. वेरी बैड. तो ये लेडी को भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था. शी वॉज बीइंग जॉसल्ड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग मतलब क्राउड, केयरलेस मतलब कुछ कदर नहीं है किसी की, अपने लिए सोचते हैं, बस चलते हैं. हाँ, ऐसा एक क्राउड के बीच में ये बुढ़ी औरत वेट कर रही थी. Of human beings who passed her by unheeding the glance of her anxious eye. Okay, वो जो क्रॉसिंग में खड़ी थी, उधर इतने सारे लोग आजू बाजू होके जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इसको ध्यान नहीं दिया. ये एंशियस मतलब वो ये थी, परेशान थी, एक टाइप का परेशान थी. ग्लैंस मतलब एक ऐसा ना, वो एक छोटा छोटा ग्लैंस लुक दे रही थी इधर उधर, अरे कोई मेरे को मदद कर दो ऐसा ना, लेकिन कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि सब लोग, इट वॉज अ केयरलेस थ्रॉन्ग मतलब नॉट बॉदर्ड. It was a very careless throng of human beings who passed her by, okay, unheeding the glance of her anxious eye. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. इसका मतलब क्या है? Down the street with laughter and shout मतलब ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट. जस्ट स्कूल छूट गया था, तो एक ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज बहुत खुशी से, जैसे लड़कों को देखा है ना, जैसे स्कूल खत्म, लड़के लड़की सब जैसे स्कूल खत्म होता है इतना चिल्ला चिल्ला के बाहर एकदम खुशी से निकलते हैं ना, अरे स्कूल खत्म हो गया, वाह अभी तुम खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, ऐसे वो सब धुन में वो लोग बाहर निकले थे. लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी भेड़िए को अपना शेपर्ड ले ऐसे रास्ते से लेके जाते हो, कैसे भागते हैं, ऐसे निकलते भागते रहते हैं बहुत क्यूटली, और इतने सारे एक साथ जाते हैं, वैसे बच्चे भी निकले थे. और तभी स्नो हुआ था, है ना, और स्नो ने बहुत ऐसा ढेर बना के रखा था इधर उधर. स्नो हैड पाइल्ड अप एवरीवेयर, इट वाज वाइट एंड डीप, तो दे कुड जंप इनसाइड द स्नो, सो दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन एज दे वर गोइंग आउट फ्रॉम द स्कूल. बट पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, हेसन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे. हेसन मतलब जल्दी जल्दी निकल गए. किसके बाजू से? वो जो ओल्ड लेडी थे उसके बाजू से, इतनी बुढ़ी और सफेद बाल वाली थी, पता तो चल रहा था, लेकिन बच्चे उसके साइड से ऐसे ही निकल गए. नन ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर. किसी ने भी उसको मदद का हाथ नहीं दिया, वो इतनी कमजोर और शर्म आ रहा था उसे, मतलब किसको पूछे ना, और उसको ये डर भी था कि मैं हिलूंगी तो मैं गिर ना जाऊं, ऐसा टाइप का. Lest the carriage wheels or the horse's feet should trample her down in the slippery street. उसको क्या डर था कि जो हॉर्स, ये पुराने जमाने का लिखा हुआ ना, तो तब कार्स और बाइक्स की जगह घोड़े
कैरेजेस पुल करते थे जिसमें बड़े बड़े व्हील होते थे, लोहे के व्हील। तो उसको क्या डर था, अगर मैं गिर गई तो मुझे ये जो कैरेज के जो व्हील्स है और जो घोड़े के जो पैर है वो मुझे कुचल देंगे, है ना, क्योंकि वो स्ट्रीट बहुत स्लिपरी भी था, अगर वो फिसल गई तो इसलिए वो इतनी केयरफुली खड़ी हुई थी। लेकिन उसको किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इतने सारे लोग उसके आजू बाजू से जा रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इतने बच्चे निकल के गए स्कूल के, लेकिन किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। At last came out of the merry troop the gayest boy of all in the group. फाइनली क्या हो गया, वो जो बच्चों का एक झुंड भाग रहा था ना, उसमें से एक लड़का बाहर आया। गेस्ट मतलब हैप्पीएस्ट। आजकल गे का मतलब बदल गया है, वो वाला गे का बात नहीं कर रहे इधर। ये गे का एक्चुअल मीनिंग है खुश। ओके, तो हमेशा याद रखो, गे का मीनिंग है खुश। आजकल का मीनिंग बिल्कुल भी इसमें अप्लाई मत करना, ठीक है। द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, जो सबसे खुश, जो सबसे अच्छा लड़का जो था उसमें से, वो वहां से बाहर निकल के आया। मेरी ट्रूप मतलब वो खुश गैंग से, एकदम खुशी से जो घूम रहे थे ना गैंग, वो। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो। वो रुका उसके साइड में, बूढ़ी औरत के साइड में रुक के। वॉट द ओल्ड लेडी स्टॉप बिसाइड द ओल्ड लेडी एंड सेड, मैं आपको मदद करता हूँ, अगर आपको क्रॉस करना है तो। उसको प्यार से कान के पास आके बोला। विस्पर्ड लो मतलब धीरे से आवाज में बोला, आपको मतलब इतना इज्जत से बोला होगा। आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ यू विश टू गो, मतलब मैं आपको मदद करता हूँ आज जी, अगर आपको क्रॉस करना है तो। हर एजेड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, उनका वो एकदम कमजोर हाथ अपने मजबूत हाथों में उसने लिया। शी प्लेस्ड मतलब उसने उनके हाथ पे रखा। एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग। तो उसके मदद से, गाइडेड मतलब धीरे धीरे उसको, ट्रेम्बलिंग फीट मतलब उसके पैर हिल रहे थे डर के मारे और एज के वजह से। तो उसने प्यार से उसको बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसको गाइड करके लेके गया। प्राउड दैट इज ओन वेर यंग एंड स्ट्रांग, वो इस बात पे उसका प्राउड मतलब इसमें वो घमंड वाली बात नहीं है, मतलब ही वॉज हैप्पी दैट ही कुड हेल्प बिकॉज ही वॉज यंग। हाँ, उसका हाथ यंग एंड स्ट्रांग था। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। फिर अपने दोस्तों के पास वो वापस चला गया। उसका हाथ, उसका दिल बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसने इतना अच्छा कुछ काम किया था। उसको भी पता था उसने जो किया बहुत अच्छा चीज किया है ना। फिर उधर जाके उसने क्या कहा, शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो, वो किसी की माँ है लड़कों, तुम्हें पता है। फॉर ऑल शी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो, ये तो सच बात है कि वो बुढ़ी है और गरीब है और धीरे से चलती है। एंड समवन समटाइम में लेंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। वो क्या बोल रहा है, शायद कोई कभी मेरी माँ को भी ऐसा कोई मदद कर दे, है ना। समझ में आ रहा है तुम्हें, ऐसा पूछ रहा है वो लड़का। क्यों उसने हेल्प किया, क्योंकि इफ एवर शी इज ओल्ड एंड पुअर एंड ग्रे एंड हर ओन डियर बॉय सो फार अवे, उसने क्या बोला, शायद कभी मेरी माँ भी बुढ़ी हो जाएगी, गरीब हो जाएगी और बाल सफ़ेद हो जाएंगे, और उनका खुद का बेटा कहीं बहुत ही दूर होगा। उसका बोलने का मतलब क्या था, शायद से जो बुढ़ी औरत थी उनका बेटा उनके पास नहीं था, इसलिए वो अकेले रोड पे थी ना। अगर कभी मेरी माँ को भी ऐसा अकेला आना पड़े, कोई उसको मदद करने के लिए नहीं रहेगा, तो कितनी दुख की बात है ना। तो वो अपने फ्रेंड्स को समझा रहा था। somebody's मदर बाउड लो हर हेड, ये जो उसने somebody's मदर बोला ना इधर वो लड़के ने, तो वो जो somebody's मदर बाउड लो हर हेड, इधर इसका मतलब क्या, somebody's मदर कोटेशन मार्क्स में, तो वो लेडी के बारे में, ओल्ड लेडी के बारे में बात करें। बाउड लो हर हेड मतलब उसने अपना सर एकदम नीचे झुकाया उस दिन रात को प्रार्थना करने के टाइम। इन आवर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड वाज, गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय हु इज somebody's सन एंड प्राइड एंड जॉय। क्या बोला उसने उस दिन रात को, जब सोने के पहले, जब वो परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक के धन्यवाद करने के लिए झुकी, उसने क्या कहा, हे परमेश्वर, वो अच्छे लड़के को, वो नोबल मतलब अ पर्सन विथ फाइन क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत ही अच्छे गुण थे ना, वो नोबल बॉय, वो अच्छे लड़के के ऊपर आप दया करना, मतलब बी काइंड टू हिम परमेश्वर। वो किसी का बेटा है और किसी का प्राइड एंड जॉय, किसी के लिए वो बहुत ही घमंड और खुशी की बात है, उसके ऊपर आपका दया हमेशा रखना। देखो कितना अच्छा उसको एक प्रेयर मिला वो लड़के को, उसके ये अच्छे एक क्वालिटी की वजह से। इसने सिर्फ मदद किया था रोड क्रॉस करने के लिए, लेकिन उसको किसी की दुआ यानी कि किसी की ब्लेसिंग मिल गई है कि नहीं। सो वी ऑल शुड learn something from this lesson. If we see some old people on the road in need, in difficulty, we should help them. Okay,
आई एम नॉट सेइंग हेल्प एवरीबडी। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसमें कुछ गलत है तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ओल्ड लोग हैं, आप देखोगे उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर मदद करना, क्योंकि आप याद रखिए आपके माँ बाप भी एक दिन एजड हो जाएंगे, तब उनको भी किसी की मदद लगेगी। ठीक है, अभी इंग्लिश वर्कशॉप करते हो। ओके, पिक आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट हेल्प क्रिएट इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग इन आवर माइंड एंड राइट देम इन द टेबल। आपको क्या करना है, ये जो पोएम से आपको लाइन्स निकालने हैं जो आपको कोई इमेज आपके माइंड में बनाती है, अबाउट एन ओल्ड लेडी, अबाउट अ स्ट्रीट, अबाउट स्कूल बॉयज। तो हम देखते हैं, मैंने यहाँ पर लाइन 1, 4 एंड 16 लिखा है अबाउट ओल्ड वुमन। ओल्ड वुमन का इमेजरी कौन सा लाइन्स बनाता है? 1, 4 एंड 16। 1 क्या है? द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगड एंड ग्रे। आप जब ये पढ़ते तो आपके मन में एक इमेज आता है ना कि एक बुढ़ी सी औरत जो फटे हुए कपड़े पहनी थी और सफ़ेद बाल की थी। 4, वुमन्स फीट विथ एज वेर स्लो, वो धीरे धीरे चल रही थी ना, एक इमेज बनता है ना। और लाइन नंबर 16, सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर, वो कमज़ोर थी और डर रही थी, हिलने से डर रही थी, है ना। तो आपके माइंड में एक इमेज फॉर्म होता है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट है अबाउट द स्ट्रीट, वो जो गली के बारे में क्या आता है इमेजरी। 3, 18 एंड 22। लाइन नंबर 3 क्या है? द स्ट्रीट्स वर वाइट विद अ रिसेंट स्नो, मतलब स्ट्रीट एकदम सफ़ेद था क्योंकि तभी थोड़ी देर पहले ही स्नो हुआ था। 18, शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट, लेट्स द कैरेज। 17 एंड 18 कर सकते हैं उसको। लेट्स द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। स्ट्रीट वॉज स्लिपरी और उसके ऊपर कैरेज, ये हॉर्सेस और कैरेजेस चल रहे थे, है ना। तो एक इमेज फॉर्म होता है। तो इधर हम लाइन 17 एंड 18 लिखेंगे। ओके, और फिर स्कूल बॉयज 11, 14 एंड 19। स्कूल बॉयज का इमेज कहाँ हमको मिलेगा? 11 में। केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, एक भेड़िए के ग्रुप के जैसे खुश लड़के स्कूल से बाहर निकल के आए। फिर 14, हेसेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, भागते हुए जा रहे थे ना, जल्दी जल्दी उनको जाना था। फिर 19, एट लास्ट केम आउट ऑफ द मेरी ट्रूप, एक खुश झुंड से द गेस्ट बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप, मतलब ये मेरी ट्रूप मतलब एक झुंड था, ट्रूप मतलब एक झुंड, उस मेरी मतलब खुश, उस खुश झुंड से एक लड़का बाहर। तो ये स्कूल बॉयज का इमेजरी हमको देता है। आप और भी इमेजरी निकाल सकते हो। ओके, जरूरत नहीं है इस पर रुकना। राइट एटलीस्ट 5 राइम्स फ्रॉम द पोएम। अभी राइम्स, ये पूरा लेसन एक्चुअली राइमिंग ही है, क्योंकि राइम क्या होता है ये देखो, ग्रे डे, स्नो स्लो, लॉन्ग थ्रॉन्ग, बाय आई। तो आप कोई भी 5 लाइन इसमें से ले सकते हो। ठीक है, 5 लाइन नहीं, 5 सेट्स लेने हैं, 1 and 2, 7 and 8 ऐसा ना मैंने लिखा, आप भी अपना निकाल सकते हो। गिव इन योर ओन वर्ड्स 2 रीजन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको अभी ये जो क्वेश्चन पूछे इधर, इसमें से आपको 2 वजह देनी है। तो पहला क्या है? द वुमन वॉज रिलक्टेंट टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हरसेल्फ। क्यों? दैट इज अ क्वेश्चन। ठीक है, वाई वॉज द वुमन रिलक्टेंट टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हरसेल्फ? तो मैंने आंसर लिखा है, द फर्स्ट रीजन, शी वॉज अफ्रेड ऑफ फॉलोइंग ऑन द स्ट्रीट एंड बीइंग रन ओवर, है ना। सेकेंड रीजन, द स्ट्रीट वॉज स्लिपरी विथ स्नो। 2 रीजन की वजह से द वुमन वॉज रिलक्टेंट टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हरसेल्फ। सेकेंड, बी, द स्कूल बॉयज वर इन अ हैप्पी मूड। वाई? बिकॉज द स्कूल वॉज ओवर एंड सेकेंड, इट वॉज स्नोइंग। स्नो होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। सी, वन ऑफ द स्कूल बॉयज हेल्प द ओल्ड वुमन अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसका रीजन क्या है? एक लड़के ने वो ओल्ड लेडी को स्ट्रीट क्रॉस करने के लिए हेल्प किया। उसका रीजन, वाई? ही सॉ द ओल्ड वुमन एंड रियलाइज शी वॉज अफ्रेड। एक तो उसको पता चला कि वो डरी है। दूसरा, ही अंडरस्टूड दैट वन डे हिज मदर वुड ऑल्सो बिकम ओल्ड एंड मे बी इन अ सिमिलर सिचुएशन। उसको दूसरा क्या लगा? शायद एक दिन उसकी माँ भी बुढ़ी होके ये से कोई सिचुएशन में आएगी तो उसको भी कोई मदद कर सकता है ना। देन डी, वी मस्ट हेल्प दोज हु आर इन नीड। वाई? फर्स्ट, एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। सेकेंड, समडे वी मे नीड हेल्प, किसी दिन हमें भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए वी शुड हेल्प दोज आर इन नीड। अभी थिंक एंड राइट इन 5 to 6 लाइन्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन अ रोड और स्ट्रीट इग्नोर दोज इन नीड ऑफ हेल्प। क्या लिखना आपको? 5 से 6 लाइन किस चीज के बारे में? क्यों ज्यादातर लोग जो रोड पे चलते हैं, जिनको जरूरत है उनको इग्नोर करके निकल जाते हैं। क्यों? व्हाट अबाउट यू? क्या आप भी ऐसे करते हो? राइट अबाउट योर फीलिंग्स आफ्टर यू हैव हेल्प्ड और नॉट हेल्प व्हेन नीडेड। तो आपको क्या करना है? 5 से 6 लाइन लिखना किस चीज के बारे में, कि क्यों लोग, वाई पीपल इग्नोर अदर्स ऑन द रोड एंड वॉक ऑफ दोज हु आर इन नीड। क्या आप भी, डू यू ऑल्सो डू द सेम? एंड आपका क्या फीलिंग है इसके बारे में, क्या आपने कभी हेल्प किया? तो मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, आप भी ऐसे एक पैराग्राफ खुद से लिखिए। पीपल आर सो बिजी दीज डेज
हरिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वर्क। आजकल लोग बहुत ही बिजी है ना काम से आने जाने में। दे हार्डली लुक अराउंड टू सी इफ समवन इज इन ट्रबल। वो आजू बाजू देखते भी नहीं किसी को परेशानी है क्या। ऑल दे थिंक अबाउट इज टू गेट बैक टू द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। वो इतने थक जाते कि वो सोचते हैं मुझे सिर्फ घर कैसे भी वापस पहुंचना है आराम करने। they are often scared of getting involved and having to give their precious time to others। इसी वजह से they are often मतलब कई बार वो लोग डर जाते हैं कि अगर हम लोग इन्वॉल्व हो गए किसी के साथ तो उनको अपना समय उनको देना पड़ेगा। तो what about you? क्या आप भी ऐसी है? I have always tried to help anyone I see on the street who seems to be in need, either by giving them food or money or helping them to find their way if they are lost। तो मैं कैसे हेल्प करती हूँ? अगर मैंने किसी को तकलीफ में देखा स्ट्रीट में तो या तो मैं उसको खाना खरीद के दे देती हूँ, या तो पैसा दे देती हूँ, या तो मैं उनको उनका रास्ता कैसे जाना है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर रीड द पोएम होम दे ब्रॉट हर वॉरियर डेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये आप इंटरनेट से निकाल के ये पोएम खुद से पढ़ो। I hope you enjoyed this story. It is quite a poem. It is quite beautiful. It teaches us some very good lessons about how to treat others, especially the elderly. Okay, children, always remember, respect the elderly. One day your parents will be in need, or maybe someday you're in need. The good you do will come back to you and you will be a very happy person. Okay, God bless you.